my revenue is able to recover my variable cost as well as my fixed cost. बराबर है क्या? चलो उसके बाद नेक्स्ट वाला, when AR is equal to AC, it is called as normal profit, which is also called as zero economic profit. बराबर है क्या? अब इसके अंदर मेरा वेरिएबल कॉस्ट भी रिकवर हुआ, मेरा फिक्स भी रिकवर हुआ, और हम यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लाते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट का. नेक्स्ट वाले केस में मैंने कमाया 15 पर मेरा खर्चा है 20, सो मेरे को लॉस तो है, यस और नो? एंड अगर मेरे को लॉस हुआ तो आइडियली तो मेरे को बिजनेस बंद कर देना चाहिए, पर हम ऐसा करते क्यों? क्योंकि हम कंपेयर करते हैं विथ वेरिएबल कॉस्ट. सो वी कंपेयर इट विथ अ वेरिएबल कॉस्ट. एंड जब भी हम लोग वेरिएबल कॉस्ट का बात करते हैं, अपना वेरिएबल कॉस्ट था 12,000 रुपया, पर अपन ने कमाया 15,000. सो हैव वी रिकवर्ड ओनली वेरिएबल कॉस्ट के सम पार्ट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट ऑल्सो? So if we can recover some part of fixed cost, should we continue the business? Because I have minimized my loss. Imagine कर, अगर मैं बिजनेस बंद कर देता तो मेरे को फिक्स्ड कॉस्ट बेयर करना पड़ता. मेरा फिक्स्ड कॉस्ट कितने का था? 8,000 अपना एग्जाम्पल में. सो कहना से अगर मैं प्रोडक्शन बंद कर देगा तो मेरे को वो पूरा 8,000 का लॉस बेयर करना पड़ेगा, जो फिलहाल मेरे को बेयर करने का ज़रूरत, बिकॉज मैं वेरिएबल कॉस्ट थोड़ा सा फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर किया और मेरा लॉस कितना हुआ 5. सो विच लॉस इज बेटर टू अर्न? अ लॉस ऑफ 8,000 के अ लॉस ऑफ 5,000? ऑब्वियसली बेटर टू अर्न अ लॉस ऑफ 5,000 देन टू अर्न अ लॉस ऑफ 8,000. बराबर है. अच्छा, अब मेरे को एक बात बता, इससे वर्स्ट ये हो गया अपना सब नॉर्मल प्रॉफिट. कौन सा प्रॉफिट? डैश इज ग्रेटर देन डैश इज ग्रेटर देन डैश. AR इज ग्रेटर देन AC. अभी उल्टा हो गया ना, AC इज ग्रेटर देन AR एंड AR इज ग्रेटर देन AVC. बट एक और सिचुएशन हो सकता है कि मैंने सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट रिकवर किया. क्या रिकवर किया? सो इफ आई एम एबल टू रिकवर ओनली वेरिएबल कॉस्ट, आई मे कंटिन्यू द बिजनेस, आई मे नॉट कंटिन्यू. मतलब कहने से मैं प्रोड्यूस करूं या ना करूं, मेरे को लॉस तो 8,000 का बेयर करना ही पड़ेगा. इसका मतलब इससे ज़्यादा लॉस बेयर करने का ज़रूरत है क्या? तो ऐसे लॉस को हमने क्या बात किया? मैक्सिमम बेयरेबल लॉस. एंड फाइनली आई एम नॉट इवन एबल टू रिकवर माई वेरिएबल कॉस्ट, देन इट इज टाइम फॉर मी टू शट डाउन द बिजनेस. सो AC इज ग्रेटर देन AR बट AR इज लेस देन AVC. या तो सिंपल तरीके से AC ग्रेटर देन AVC ग्रेटर देन AR. इन शॉर्ट, रेवेन्यू इज नॉट एबल टू रिकवर माई वेरिएबल कॉस्ट. सो मैंने शायद एक नोट भी लिखवाया था, एज लॉन्ग एज द प्रोड्यूसर इज एबल टू रिकवर हिज वेरिएबल कॉस्ट ही शुड कंटिन्यू टू प्रोड्यूस, comma, as soon as the producer is unable to recover his variable cost, it is time for him to stop his production. इसका मतलब बॉटम लाइन क्या आया? बिजनेस के अंदर कौन सा कॉस्ट रिकवर होना चाहिए? वेरिएबल कॉस्ट तो रिकवर करो, फिक्स तो वैसे ही बेयर करना है. यहाँ तक क्लियर है? फिर हम लोग ने पढ़ा था परफेक्ट कॉम्पिटिशन में प्रॉफिट इन द शॉर्ट रन एंड द लॉन्ग रन. शॉर्ट रन में कहने से सारे पॉसिबिलिटीज हैं. क्या बोला? शॉर्ट रन में. बट लॉन्ग रन के अंदर डू वी हैव ऑल पॉसिबिलिटीज के? ओनली वन पॉसिबिलिटी. एंड व्हाट इज दैट वन पॉसिबिलिटी? सुपर नॉर्मल के नॉर्मल, जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट या तो नॉर्मल प्रॉफिट. वाई ओनली नॉर्मल प्रॉफिट? बिकॉज ऑफ फ्री. और अगर इकोनॉमी के अंदर फ्री, परफेक्ट कंपटीशन है, फ्री एंट्री तो हो गई, कंपटीशन बढ़ेगा, कंपटीशन बढ़ेगा तो प्रॉफिट्स कम हो जाएगा. तो मेरे को चाहिए कि मैं सुपर नॉर्मल कमाऊं, पर मैं इवेंचुअली क्या अर्न करेगा? नॉर्मल. क्लियर है ये? श्योर हो? पक्का? आगे बढ़े. तो अब अपन ने जो डायग्राम पढ़ा था अलग अलग करके, उसी को अपन पढ़ेंगे एक सिंगल डायग्राम में. सो वी हैड स्टडीड 5 डायग्राम्स. अब वो 5 डायग्राम को अगर एक में पढ़ने का रहेगा तो क्या इम्पैक्ट आएगा वो देखना है. तो ये है अपना डेंजर डायग्राम. चलो स्टेप्स याद है क्या? जिसने भी घर पे डायग्राम ड्रॉ किया रहेगा, आई होप उसके पहले आपने स्टेप्स लिखा है. स्टेप नंबर 1, ड्रॉ द डैश एंड द डैश कर्व, MR एंड द MC कर्व. तो ये अपना बन गया MR कर्व.
फिर MC कर्व इज अ यू शेप्ड कर्व, जिसको अपन ने थोड़ा नाइकी शेप जैसा बनाया, क्योंकि उसका फॉलिंग पार्ट का कोई वैल्यू, अपने को कौन सा वाला पार्ट चाहिए, राइजिंग वाला। सो ये बन गया अपना MC कर्व। उसके बाद स्टेप नंबर 2, EQ परफेक्ट है, लाल डंडी, क्या बात है, परफेक्ट। सो लाल डंडी नीचे, लाल डंडी ऊपर, और डंडी का नाम क्या दिया था अपन ने, व्हाट डज EQ स्टैंड फॉर, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट का एक और नाम, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट। इससे पता चला कि इतना आउटपुट प्रोड्यूस करना चाहिए। अब मैं तुम्हारे लिए कोई तो एक केस बनाता हूं, तुम आइडेंटिफाई करो कि मैंने ये कौन सा केस बनाया है। एम आई क्लियर? यू विल आइडेंटिफाई द केस दैट आई एम ड्रॉइंग। मैं कोई तो एक केस बनाएगा, कौन सा वाला वो मेरे को भी नहीं मालूम है, मतलब मेरे को मालूम है पर मेरे को बताना नहीं है। दिख रहा है सबको? एकदम क्लियर भी है। चल, सो आई हैव ड्रॉन वन कर्व, एक्सक्यूज मी, कुछ बोलना नहीं, मैंने अभी तक नाम नहीं दिया है, तो तेरे दिमाग में आया रहेगा नॉर्मल प्रॉफिट, पर मैंने नाम थोड़ी लिखा है, कौन सा कर्व है वो पता होना चाहिए। सो मैंने अगर इसको नाम दिया AVC, तो मैक्सिमम वेरिएबल लॉस का केस आ जाएगा ये, बिकॉज AR विल बी, कहना ऐसे जो MR है वही AR है, और AR इज इक्वल टू AVC, एंड इफ AR इज इक्वल टू AVC देन इट इज मैक्सिमम वेरिएबल लॉस। पर अपने को स्टेप्स फॉलो करने का, ड्रॉ द AC कर्व। अभी तक AC कर्व बनाया, ये बनाया क्या? नहीं बनाया। तो मैं AC कर्व इधर बनाता हूं मिनिमम पॉइंट पे, ये थोड़ा वाकड़ा तेकड़ा बना है, ये और खराब बना है। ये बन गया अपना AVC कर्व के AC कर्व बेटा, एवरेज टोटल कॉस्ट। फिर स्टेप नंबर 4 क्या था? कंपैरिजन। कंपैरिजन मतलब लाल डंडी पे हरी झंडी, मतलब ऑन द रेड लाइन वी विल कंपेयर AC AVC। ये बराबर, इसको भी थोड़ा अच्छा अला पूरा ही गया ये तो। अब मेरे को बताओ, ऑन द रेड लाइन सबसे ऊपर कौन है? एवरेज कॉस्ट, मतलब कहना ऐसे AC आएगा, AC is greater than AR and AR is equal to AVC. Do you agree? इसका मतलब क्या हो गया कि ये अपना कौन सा केस बना? 4th केस। हाँ, मैक्सिमम वेरिएबल लॉस। सो ये MR 4, AR 4, E 4, Q 4, and this will be your price 4, because price is equal to AR is equal to MR under perfect competition। बराबर है? श्योर हो? अब आई विल ड्रॉ अनदर MR कर्व, 1 2 3 4। अब अगर मैंने नया MR कर्व ड्रॉ किया तो इसकी वजह से क्या होएगा? नया इक्विलिब्रियम मिलेगा, बिकॉज MC कर्व ने MR कर्व को यहां इंटरसेक्ट किया। सो नए बराबर ना, देख ये MR कर्व, ये MC कर्व, तो MR और MC का जो इंटरसेक्शन है वो चेंज हो गया, तो मेरे को नया लाल डंडी मिला। नया लाल डंडी का नाम EQ, सेम। जो MR कर्व है वही AR कर्व है। और स्टेप नंबर 4 क्या है? टू कंपेयर AR एंड AC। सो अब नए वाले लाल डंडी पर कंपेयर करो, ऊपर कौन है? एवरेज कॉस्ट इज ग्रेटर देन, नेक्स्ट कौन है?
ए आर है, सो ए सी इज ग्रेटर देन ए आर। फिर उसके बाद कौन है, इज ग्रेटर देन ए बी सी। ये बराबर, श्योर हो। इसका मतलब मेरे को ये कौन सा केस मिला, थर्ड। सो एम आर 3, ए आर 3, ई 3, क्यू 3 और ये पी 3। इसका मतलब जब भी मैं नया एम आर कर्व बनाएगा मेरे को नया इंटरसेक्शन मिलेगा, नया इंटरसेक्शन पे नया लाल डंडी बनेगा और नए लाल डंडी पे नया कंपैरिजन आएगा। चल अभी नेक्स्ट एक और केस बनाएंगे। अब मैं मेरा एम आर कर्व इधर बना रहा हूं, तो कहना है से मेरा इंटरसेक्शन कौन सा, ये वाला इंटरसेक्शन है। इज दिस द इंटरसेक्शन? तू मेरे को बता, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट के लिए हमें ये इंटरसेक्शन चाहिए। मैं पूछ, इधर है इंटरसेक्शन, हाँ, तो मैं ये पूछ रहा है कि एम आर और एम सी का इंटरसेक्शन ये है, इधर है कि ये वाला एम आर एम सी का इंटरसेक्शन। सो देखो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये वाला कर्व एम आर, ये वाला कर्व एम सी, और एम आर एम सी का इंटरसेक्शन पर बनेगा लाल डंडी। ऊपर का भी जरूरत नहीं है क्योंकि ए आर ए सी एक ही जगह पर आ गया। सो ये डंडी का नाम क्या आया बेटा, ई क्यू, और जो एम आर है वही। तो बताओ कंपैरिजन करके तुमको लाल डंडी पर क्या दिख रहा है, एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू। मतलब कहना है से ये वाला जो केस बना वो अपना केस 2 बन गया, वेर करेक्ट नॉर्मल प्रॉफिट वेर ए आर इज इक्वल टू ए सी। दिस इज योर एम आर टू ए आर टू ई टू जैनम क्यू टू, और ये तुम्हारा पी 2। ये बराबर है, श्योर हो। अब बता कितना केस बचा है, बताओ किधर बनाओ, अभी मेरे को नहीं आता है। ऊपर बनाते, किसके ऊपर बनाते हैं? सो अभी अपने को 3 केस हुआ, चौथा केस बनाने का है जो अपन P2 के ऊपर बनाने का बात कर रहे थे। सो कैन आई से इफ आई ड्रॉ अनदर MR कर्व आई विल गेट अनदर इंटरसेक्शन। बोल बेटा, ये इंटरसेक्शन इधर, ये लाल डंडी वाला इधर, अच्छा ये इधर, किसका इंटरसेक्शन? ये अपने आप से बात, MR और MC। सो बेटा MR और MC का जो इंटरसेक्शन मिला वो इधर आया, बराबर है। जिधर भी इंटरसेक्शन मिला लाल डंडी नीचे, ऊपर, पर ऊपर तो AC के कुछ है ही नहीं, तो अगर ड्रॉ करना है तो कर सकते हैं बट रिक्वायर्ड नहीं है। तो ये बन गया अपना EQ। स्टेप नंबर 3 क्या था, AR और AC। सो जो MR है वही AR है। अब क्या बचा, कंपैरिजन। स्टेप नंबर 4, सो ऑन द रेड लाइन ऊपर कौन है, AR, मतलब कहना है से ये मेरा AR है, ये AC है क्या? अरे वो पूरा ले लेते हैं ना, पूरा एरिया है ऊपर से लेकर नीचे तक सब। मतलब E2 लू, लाल डंडी पे हरी झंडी, मतलब ऑन द रेड लाइन ये है AC को। अब दिखा तेरे को डॉट, बस यही बचा है, अबे साले सो जाएगा। सो कहना इसे ये मेरा AR का कर्व है, ये AC का कर्व है, और यहां पर मिला अपने को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। सो दिस इज माय प्राइस, दिस इज द कॉस्ट। ये वाला जो लाइन है वो कॉस्ट का लाइन है, और जो इनका डिफरेंस है वो अपना कौन सा प्रॉफिट बनेगा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। इसका मतलब कहना है इसे यहाँ पर AR इज ग्रेटर देन AC, MR1, AR1, E1, Q1, P1, पूरा 1।
ए आर वी क्लियर? श्योर है? ये पक्का समझ में आया है? अभी एक केस रह गया, सबसे नीचे आएगा। वो कौन सा केस है? 5th। थैंक्स। मतलब आई वांटेड द नेम नॉट द नंबर। इट वाज द शटडाउन पॉइंट। और शटडाउन पॉइंट के लिए अपन ने एक और कर्व बनाया, ये एमआर कर्व। ए लाल डंडी इधर आएगा। अरे एम आर इक्वल टू एम सी तो है। एग्जैक्टली फॉलिंग पार्ट पर चाहिए, राइजिंग पार्ट पर चाहिए। तो ये वाला जो है ये तो गला बाबा गया। सो एमसी कर्व का फॉलिंग वाला पार्ट चाहिए, इसको याद नहीं है कि राइजिंग वाला चाहिए। लाल डंडी नीचे सिर्फ, कि अभी इस बार ऊपर भी करना पड़ेगा? ऊपर ऊपर ऊपर, इन दी एयर। डंडी का नाम ई क्यू के बराबर। अब मेरे को बताओ, ऑन द रेड लाइन, ओके, एम आर इज इक्वल टू ए आर एज यू राइटली सेड। अब कंपैरिजन करने का, कंपैरिजन इज ऑन द रेड लाइन। सबसे ऊपर कौन सा कर्व है? एटीसी मतलब एसी। उसके बाद कौन है? एवीसी मतलब एसी इज ग्रेटर देन एवीसी। और फिर फाइनली कौन आया? सो एसी इज ग्रेटर देन एवीसी इज ग्रेटर देन एआर। एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम वेरिएबल लॉस। मतलब कहना है से ये बन गया अपना ई फाई, क्यू फाई, एम आर फाई, ए आर फाई, पी फाई। ये समझा है? श्योर हो? पक्का? अब देखो क्या लग रहा है, मैंने ऐसा शो ऑफ करने के लिए ये वाला डायग्राम बनाया रहेगा कि देख मेरे को एक ही डायग्राम में पांचों बनाने को आता है, तो कुछ तो पर्पस रहेगा ना कि व्हाई वी हैव ड्रॉन दिस। तो इसके पीछे 3 लॉजिक है, एक एक करके बात करते हैं। बोलो, सबसे पहला, विल यू प्रोड्यूस, कौन सा कलर लूँ वो ही नहीं पता। हाँ येलो, ओके, ये दीदी ने बोला येलो। चलो हम यहां प्रोड्यूस करेंगे क्या? क्यों नहीं करेंगे? अच्छा फॉलिंग पार्ट है इसके लिए, ठीक है। चल तो ये फॉलिंग पार्ट को जाने दे। अच्छा तो यहां पर प्रोड्यूस करेंगे, ये राइजिंग पार्ट है क्या? हाँ हम यहां ये येलो वाले पार्ट में प्रोड्यूस करेंगे कि नहीं करेंगे? क्यों? पर यहां पर तो एम आर इक्वल टू एम सी है ना। एग्जैक्टली मतलब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ऊपर है। सो भले ही अपने को प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट मिला, पर उस लेवल ऑफ आउटपुट पर हमारा वेरिएबल कॉस्ट रिकवर। तो दिख क्या रहा है कि आउटपुट शुड बी क्यू फाई। दिख क्या रहा है कि आउटपुट एट दिस पॉइंट शुड बी क्यू फाई। पर विल यू प्रोड्यूस एट दिस लेवल, तो तेरा आउटपुट कितना होना चाहिए एट दिस लेवल? 0। प्रोड्यूस ही नहीं किया मतलब 0 हुआ ना। वाई इज द आउटपुट 0 इवन दो इट इज विजिबल के इट शुड बी क्यू फाई। हम क्यों आउटपुट को 0 कर रहे हैं? क्योंकि हमारा वेरिएबल कॉस्ट भी रिकवर। अगर वेरिएबल कॉस्ट रिकवर नहीं हुआ है तो शुड वी बी प्रोड्यूसिंग? नहीं। शुड आई प्रोड्यूस एट, कौन सा कलर? ये वाला रहता है? नहीं ये वाला लफड़ा है, ऑरेंज। ये वाला ऑरेंज और रेड सेम हो जाएगा, फिर पिंक। ये वाला लेते। बोलो, कैन वी प्रोड्यूस हियर? वी कैन। अच्छा इसके ऊपर प्रोडक्शन करता जाएगा तो अच्छा है कि बुरा है? मतलब कहना से एज आई गो अबव ऑन दिस लाइन इट बिकम्स बेटर एंड बेटर। इसका मतलब मेरे को बता, एमसी कर्व का कौन से पार्ट का इज्जत है? गलत। राइज तो येलो में भी हो रहा है। अबव एवीसी Q4, इन शॉर्ट अबव एवीसी।
सो कहना है से एबीसी के जो नीचे है उसका कोई इज्जत, क्योंकि वहां पर कोई प्रोड्यूस करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि वहां पर उसका वेरिएबल कॉस्ट भी रिकवर, पर कहना है से E4 एंड अबव से मेरा वेरिएबल कॉस्ट रिकवर हुआ, वेरिएबल के साथ साथ थोड़ा थोड़ा फिक्स भी हुआ, प्लस ऊपर तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी कमाया, ये बराबर ना। तो अब मेरे को एक बात सोच के बता, ये जो MC कर्व है जो अपन ने बनाया है, व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, MC कर्व राइज हो रहा है, इसका मतलब मैं ये जो कौन सा कलर है, ये ब्राउन या जो भी पॉटी कलर है, कौन सा भी कलर है, क्या मैं यहाँ पर प्रोडक्शन करेगा कि नहीं करेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो आउटपुट, आउटपुट बढ़ेगा तो स्टॉक, एंड देयरफॉर वी से दैट सप्लाई कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग। MC कर्व इज द सप्लाई कर्व, बट पूरा MC कर्व सप्लाई कर्व है, राइजिंग पार्ट विच इज अबव एबीसी इज द सप्लाई कर्व। और मजा वाला बात देख, लॉ ऑफ सप्लाई प्रूव हो जाएगा, जैसे जैसे प्राइस बढ़ा क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ रहा है, इसका मतलब हायर द प्राइस हायर द सप्लाई, lower the price lower the supply, relationship is direct, therefore supply curve is upward sloping because MC curve is upward sloping, and that part of MC curve which is on or above the AVC curve is the supply curve। ये समझा है, श्योर हो, पक्का वाला बात है। तो सबसे पहला चीज तो मेरे को क्या समझाना था, पहला ब्रह्म ज्ञान के डैश कर्व इज द डैश कर्व, MC कर्व इज द सप्लाई कर्व, पूरा MC कर्व सप्लाई कर्व है क्या, सो दैट, हाँ, सो दैट पार्ट ऑफ विच इज ऑन और अबव, क्योंकि ऑन पे भी तू शायद प्रोड्यूस कर सकता है, सो विच इज ऑन और अबव द AVC कर्व इज द सप्लाई कर्व। ये हुआ तुम्हारा पहला ब्रह्म ज्ञान। दूसरा ब्रह्म ज्ञान मेरे को बता, AR कर्व इज ऑल्सो कॉल्ड एज विच कर्व, क्या बात है, वेरी गुड, डिमांड कर्व। अब भी जस्ट पढ़ाया, MC कर्व इज कॉल्ड एज सप्लाई कर्व। अब जरा डायग्राम में सारे पॉइंट्स को देखो, E1, E2, E3, E4, E5, क्या सारे पॉइंट्स पर AR और MC कर्व है, इसका मतलब दे बोथ आर इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग मतलब AR इज इक्वल टू MC है क्या, ये वाले पॉइंट पे AR इक्वल टू MC, ये वाले पॉइंट पे भी AR इक्वल टू MC, ये वाले पॉइंट पे भी AR इक्वल टू MC, AR इक्वल टू MC, AR इक्वल टू MC, क्या ये पांचों पॉइंट्स पे AR और MC इक्वल है, और इसीलिए डिमांड इज इक्वल टू, एंड देख हर एक जगह पर तेरे को इक्विलिब्रियम प्राइस मिलता गया। So when demand is equal to supply, we call it as, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, when demand is equal to supply, what is it? Equilibrium। ये बराबर ना, इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। अच्छा, अगर इकोनॉमी के अंदर इक्विलिब्रियम है तो मेरे को सोच समझ कर जवाब देना, अंडर इक्विलिब्रियम रिसोर्सेज का वेस्टेज होता है कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है, इसका मतलब कहना है इसे, ये ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हुआ, ए हाँ, अच्छा ऑप्टिमम है, इसका मतलब वेस्टेज है क्या, वेस्टेज नहीं है, इसका मतलब देयर इज नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। और जब ऐसा होता है तो हम इसको इकोनॉमिक भाषा में एफिशिएंसी बोलते हैं। बोलो, इफ डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, आर वी एफिशिएंट? कौन सा एफिशिएंसी? ऐसे एफिशिएंसी को बोलते हैं एलोकेटिव एफिशिएंसी। ये कौन सा एफिशिएंसी? मैंने ऐसे थोड़े दिन पहले एक और एफिशिएंसी पढ़ाया था, प्रोडक्टिव। प्रोडक्शन में एफिशिएंसी कब आता है? जब कॉस्ट जीरो होता है। कम मतलब लेस,
तो जब कॉस्ट मिनिमम रहेगा तो प्रोडक्टिव एफिशिएंसी, एंड जब डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई रहेगा तो एलोकेटिव एफिशिएंसी। तो मेरे को बता, एलोकेटिव एफिशिएंसी इज अ फीचर ऑफ विच कंपटीशन? परफेक्ट कंपटीशन में ही हो सकता है, बिकॉज परफेक्ट कंपटीशन में नाम ही क्या है, परफेक्ट। क्या रियलिटी में डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई होता है? या तो डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, या तो डिमांड इज या तो सरप्लस या तो स्कैरसिटी, या तो प्राइस बढ़ेगा या तो प्राइस कम होएगा। प्राइस कभी भी स्टेबल रहता नहीं है। सो बेटा ब्रह्म ज्ञान नंबर 2, पहला ब्रह्म ज्ञान क्या था? डैश कर्व इज द डैश कर्व, एमसी कर्व इज द सप्लाई कर्व। पर ये गलत हो जाएगा क्योंकि एंटायर एमसी कर्व सप्लाई कर्व नहीं है। सो दैट पार्ट ऑफ एमसी कर्व विच इज ऑन और अबव द एवीसी कर्व इज द सप्लाई कर्व। ब्रह्म ज्ञान नंबर 2, ए आर इज इक्वल टू एम सी। पर अभी ये समझ में ही नहीं आया सर, ए आर एम सी क्या बोल रहे हो? तो इसके लिए इंटरप्रिटेशन आना चाहिए। ए आर कर्व इज कॉल्ड एज द डिमांड कर्व, एम सी कर्व इज कॉल्ड एज द सप्लाई कर्व। इसका मतलब ए आर इक्वल टू एम सी इज डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। क्या सारे कॉन्सेप्ट्स में डिमांड इक्वल टू सप्लाई है? यस। डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई का मतलब इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऑप्टिमम का मतलब नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, एंड व्हेन वी डोंट वेस्ट रिसोर्सेज वी आर ऑपरेटिंग एफिशिएंटली। तो सवाल ये आता है कौन सा एफिशिएंसी? द आंसर इज एलोकेटिव एफिशिएंसी। सो यू नीड टू रिमेंबर 2 एफिशिएंसीज, वन इज अभी तुम लोग ने जस्ट मेरे को एक और एफिशिएंसी का नाम दिया, कौन सा था वो बताओ? फाइंड करके दो, वेयर इज प्रोडक्टिव एफिशिएंसी? एफी ये डायग्राम बनाया है। तुमको अगर प्रोडक्टिव एफिशिएंसी क्या है ये पता है तो तुम ढूंढ सकते हो, तुमको यही नहीं पता है तो नहीं ढूंढ पाएगा। सो कैन आई से एट E2 we get MC is equal to, and therefore AC is minimum. MC curve cuts the AC curve from below at the minimum point of AC. Minimum point of AC is called as productive efficiency. So ये डायग्राम से कितने ज्ञान मिले? पहला ज्ञान सप्लाई कर्व, दूसरा ज्ञान एलोकेटिव एफिशिएंसी, और तीसरा ज्ञान प्रोडक्टिव एफिशिएंसी। आर वी क्लियर? आर वी श्योर? पक्का? डायग्राम घर पर डायग्राम के लिए एक पेज छोड़ और नीचे उसके लिए रिलेटेड जो नोट है ना वो लिख। लीव 3/4 पेज फॉर द डायग्राम। ये रैंडमली ड्रॉ करेगा डायग्राम के जो स्टेप्स है वो फॉलो करेगा। अगर स्टेप के बिना किया ना तो आंसर नहीं आएगा, किसी का भी नहीं आएगा। अरे डायग्राम सही नहीं आएगा पगले। हेडिंग द डिटर्मिनेशन ऑफ सप्लाई कर्व। नहीं वो मैं अभी डिक्टेट करेगा तेरे को क्योंकि सप्लाई कर्व के बारे। करेक्ट। सो 3/4 पेज इज ओनली फॉर द डायग्राम। लिखो हेडिंग डिटर्मिनेशन ऑफ यस नोट लिखना है, डिटर्मिनेशन ऑफ सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व 5 बार बोल चुका है मैं। अभी वो तो सुन नहीं रहा है क्योंकि देखो आजू बाजू वाले के साथ बात ही करने का है। डिटर्मिनेशन ऑफ सप्लाई कर्व। लीव 3/4 पेज, राइट नोट नंबर 1। डिड आई टेल दिस वॉज द हेडिंग? किसका हेडिंग बोलते हैं? अबे हेडलेस डायग्राम का हेडिंग है ना वो, डिटर्मिनेशन ऑफ सप्लाई कर्व। हाँ बराबर लगाओ। ए ऊपर है ना हेडिंग में लिख, हेडिंग डिटर्मिनेशन ऑफ सप्लाई कर्व, फिर है ना 3/4 पेज छोड़,
3/4 पेज छोड़ने के बाद है ना नोट नंबर 1 लिख। नोट नंबर 1, that part of MC curve that THAT 3.5 घंटे चाहिए थे, 2.5 मिला मेरे को, 1 घंटे का रह जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में आई थिंक वी विल रिवाइज एंटायर नेशनल इनकम अलोंग विद दिस। संडे को मतलब आई एम अज्यूमिंग कि वी डोंट हैव डाउट्स इन नेशनल इनकम, और अगर होगा डिपेंड करता है तुमको जितना चाहिए, अभी तो तुम्हारे ऊपर है। देख भाई, पढ़ा करो, गया सिलेबस इज ओवर ऑन संडे। नाउ वॉट एवर यू टेल मी आई विल रिवाइज इट फॉर यू, but for that you will have to come revised is the point. So if you ask me can national income be revised in 2 hours, my answer is it can be revised in 1 hour if you are prepared. So 2 घंटा तो more than enough है, including your doubt solving, क्योंकि उसमें रुद्र को एक डाउट है, मेरे को रुद्र का एक डाउट सॉल्व करने का है, तो उसके लिए मेरे को और 20 मिनट लगेगा। बट अदर देन दैट आई डोंट सी नेशनल इनकम कैन टेक मोर देन 1 आवर। सो आप लोग को मैंने मेरा पूरा नोट्स दिया हुआ है, वो पूरा नोट्स एक बार गो थ्रू करके आओ। उसमें फॉर्मूलाज आता है अपने को, C+I+G+X- मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट का डिफरेंस पता है, तो फिर डिफिकल्टी किधर आएगा? यूनिट टू एक डायग्राम करवा देगा तो चारों का हो जाएगा। तो वो एक डायग्राम को बनाने के लिए 4 सेक्टर का बनाकर दिखा देगा तुमको, और सब में इक्विलिब्रियम भी। पर तू एक बार अगर कोशिश करेगा या करेगी, वो नेशनल उल्टा हो गया तो नेशनल इनकम का तुम्हारे पास तो रिकॉर्डेड लेक्चर भी है। यू डायरेक्टली गो टू द रिकॉर्डेड लेक्चर, चेक द 4 सेक्टर का डायग्राम एंड कम टू द क्लास। डाउट रहेगा तो सॉल्व करेंगे, बिकॉज आई एम टेलिंग यू बिकॉज यू सेव योर टाइम सो दैट वी कैन गिव मोर स्लॉट्स टू लॉ एंड मैथ्स। मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, तुम मेरे को बोलो वही चैप्टर को मेरे को पढ़ा, मैं 1 घंटे में भी पढ़ाएगा, 5 में भी पढ़ाएगा, 10 में भी पढ़ाएगा, बट देन there is an opportunity cost. If more time is given to economics, then less time will be available for other subjects. So संडे वाला जो लेक्चर रहेगा उसके अंदर मेरा इच्छा है कि हम ये वाला चैप्टर को 1 घंटे के अंदर खत्म कर देंगे, और जो बाकी बचा 2 घंटा है उसके अंदर नेशनल इनकम पूरी तरीके से रिवाइज कर लेंगे। बिकॉज आई डोंट सी चैप्टर 1 में कोई डिफिकल्टी होना चाहिए, चैप्टर 5 में नहीं होना चाहिए, 3 और 4 अभी पढ़ाया है। एक लेक्चर के अंदर अपन 1.5 चैप्टर खत्म कर देंगे। लास्ट वीक दिया है ना, लास्ट ट्यूसडे को दिया था इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, तो इसका मतलब पेपर 19th को चेकिंग के लिए गया रहेगा। सो इट शुड कम बैक मे बी इन अ कपल ऑफ डेज, कि 1 वीक तो मिनिमम लगता ही है पेपर करेक्शन के लिए, बिकॉज ऑल सेंटर्स का भी रहेगा नहीं रहेगा मेरे को नहीं आइडिया है, बट इट विल कम, डोंट। चलो तो नोट नंबर 1 में क्या लिखा? दैट पार्ट ऑफ MC कर्व विच इज ऑन और अबव द ABC कर्व इज द सप्लाई कर्व। दैट पार्ट ऑफ MC कर्व विच इज ऑन और अबव द ABC कर्व इज द सप्लाई कर्व। Since the producer is able to recover, ये लिखना है जैनम, since the producer is able to recover average variable cost. Since the producer is able to recover average variable cost, comma, that part of MC curve which is below, that part of MC curve which is below ABC curve is not the supply curve, because is not the supply curve, because हम वहां प्रोड्यूस क्यों नहीं कर रहे हैं?
क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट रिकवर नहीं हो रहा है, बिकॉज द प्रोड्यूसर इज unable to recover his variable costs, because the producer is unable to recover his variable cost. बराबर है ये हो गया अपना ब्रह्म ज्ञान नंबर 1. नोट 2 इज इन फ्रंट ऑफ यू ऑन द बोर्ड, यू नीड टू कॉपी दैट. रचित एंड संप्रति, आर वी क्लियर बेटा? यस सर, यस सर. रचित आवाज नहीं आ रहा है, चैट बॉक्स में टाइप कर या तो ठेंगा दिखा. ओके संप्रति, ओके रचित. अभी नेक्स्ट वीक से ऑटोमेटिकली इको का राउंड्स कम हो जाएगा, अकाउंट्स अपना लॉ का राउंड्स बढ़ने लगेगा, बिकॉज पोर्शन खत्म हो जाएगा. तुम लोग मेरे को बताओ, तुम लोगों को कौन से चैप्टर्स का रिवीजन चाहिए? माइक्रो में कोई रिवीजन चाहिए क्या? नहीं. सो संडे वाले लेक्चर में नेशनल इनकम हो जाएगा और फिर बचेगा 3 चैप्टर, एक पब्लिक फाइनेंस, एक मनी मार्केट और एक बचेगा इंटरनेशनल ट्रेड. चैप्टर 10 में रिवीजन जैसा कुछ है नहीं दीदी. 10th इज इंडियन इकोनॉमी. वो हिस्ट्री वाला जो चैप्टर था ना, प्री 1947, पोस्ट 1947 एंड 19, हाँ रीड करना पड़ेगा. सो इफ यू रिक्वायर, आई डोंट हैव माइंड कीपिंग 1 लेक्चर ऑन दैट, बट आई वाज प्लानिंग के 1 लेक्चर 1 चैप्टर का रिविजन. सो अनदर 3 लेक्चर्स मैक्सिमम, अगर चाहिए तो 4 लेक्चर. डिमांड एंड सप्लाई में चाहिए किसी को रिवीजन? वो इनडिफरेंस कर्व वगैरह सब क्लियर है? क्योंकि अपन ने बहुत डिटेल में किया है. ऑनेस्टली बताऊं ना तो मेरे को लगता है नेशनल इनकम भी बहुत फटाफट हो जाएगा. तो अगर तुम्हारे लिए पॉसिबल रहेगा ना तो तुम लोग पब्लिक फाइनेंस का भी यूनिट 1 और यूनिट 2 रिवाइज करके आओ. इन माई ओपिनियन वी शुड बी डन विथ नेशनल इनकम रियली वेरी क्विक. तो तुम लोग संडे के लिए अभी अपना इको का ज्यादा प्रिपरेशन खत्म करना शुरू कर दो. चलो ये वाला हो गया. नोट नंबर 2 इज डन, नोट नंबर 3 इज बिलो. सो देर आर 2 टाइप्स ऑफ एफिशिएंसी, एक प्रोडक्टिव एफिशिएंसी और एक एलोकेटिव एफिशिएंसी. चलो यहां तक हुआ है क्या? डन. चलो अब जैसा हम लोगों ने ये सब परफेक्ट कंपटीशन में पढ़ा, कहने से वैसे ही ये सब इम्परफेक्ट कंपटीशन में भी हो सकता है. एक काम करता हूँ, सिंगल पेज ही रखता हूँ. चलो इम्परफेक्ट कंपटीशन में हु इज द प्राइस मेकर, ज्यादा पावर किसके पास है? हाँ, कौन से मार्केट में? सो कहना से एक कॉन्सेप्ट आएगा मोनोपोली
और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या आएगा बेटा, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। क्या मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन सेम है कि अलग है? अलग है। मोनोपोली मतलब, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मतलब मेनी सेलर्स, चलेगा ना? मोनोपोली में जब भी बात करते हैं तो मोनोपोली के अंदर वी आर गोइंग टू स्टडी प्रॉफिट्स अंडर द शॉर्ट रन एज वेल एज इन द लॉन्ग रन। बट जब भी मोनोपोली का बात करते हैं तो मोनोपोली में सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल है कि नो क्लोज सब्सटीट्यूट्स? सो यहां पर लिखेंगे नो क्लोज सब्सटीट्यूट्स। जबकि बेटा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी हमको पढ़ना है प्रॉफिट्स अंडर द शॉर्ट रन, और जब हम इसका बात करते हैं तो क्लोज सब्सटीट्यूट्स आर अवेलेबल। ये बराबर ना? तो अगर सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल नहीं है तो डिमांड इज रिलेटिवली डैश इलास्टिक बोला कि इन इलास्टिक। सो रिलेटिवली इन इलास्टिक। रिलेटिवली इन इलास्टिक का मतलब ई इज लेस देन 1। और अगर मैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का बात करेगा कैन आई से क्लोज सब्सटीट्यूट्स आर अवेलेबल। बिकॉज क्लोज सब्सटीट्यूट्स आर अवेलेबल, demand is relatively elastic, and if demand is relatively elastic, E is greater than 1। क्या इससे कुछ फर्क पड़ता है लेस देन 1 है कि ग्रेटर देन 1 है? डज इट मैटर? हाउ डज इट मैटर? डिमांड कर्व का स्लोप। सो कैन आई से जब रिलेटिवली इनइलास्टिक रहेगा तो डिमांड कर्व का स्लोप स्टीपर रहेगा। I will write down downward sloping steeper curve। ये बराबर ना? steeper flatter away from the origin, ऐसा बोलने का, away from the origin flatter, closer to the origin steeper। ये वाला steep, ये वाला फ्लैट। अच्छा, तो यहां पर नीचे क्या लिखेंगे? यहां पर भी आएगा तो डाउनवर्ड स्लोपिंग ही, पर डाउनवर्ड स्लोपिंग कौन सा कर्व आएगा? फ्लैटर कर्व आएगा। ये बराबर है? श्योर हो? चलो गुड। तो अब अगर मेरे को यहां पर मोनोपोली का प्रॉफिट का डायग्राम बनाने का रहेगा, बोलो मोनोपोली मतलब सिंगल सेलर है, and can I say single seller can either earn profits or it can even earn losses as well। क्या इंडियन रेलवेज एक मोनोपोली है? क्या इंडियन रेलवेज ने भी कभी ना कभी जिंदगी में लॉस कमाए थे? तो इसका मतलब जरूरी है क्या कि मोनोपोली है तो प्रॉफिट ही हो? नो। सो स्टेप नंबर 1, ड्रॉ द डैश एंड द डैश कर्व, MR एंड द MC कर्व। कैसा बनाऊं MR कर्व? हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्यों? क्योंकि वो परफेक्ट का था, अभी अपना कंपटीशन इम्परफेक्ट हो गया, उसमें भी एक मोनोपोली है और एक मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है। तो बता मोनोपोली के अंदर हाउ इज द MR कर्व? डाउनवर्ड स्लोपिंग। स्टीपर बनाऊं कि फ्लैटर बनाऊं? स्टीपर बनेगा क्योंकि रिलेटिवली इनइलास्टिक रहेगा। तो ये बना अपना MR कर्व। कैन आई से मोनोपोलिस्टिक में भी MR कर्व बनेगा, बट वो थोड़ा कंपैरेटिवली अवे फ्रॉम द ओरिजिन। कैन यू स्पॉट द डिफरेंस इन बोथ द डायग्राम्स? व्हाट इज द डिफरेंस? वन इज क्लोजर टू द ओरिजिन, वन इज अवे फ्रॉम द ओरिजिन। स्टेप नंबर 1 इज ड्रॉ द डैश एंड द डैश कर्व। इट इज द MR एंड द MC कर्व such that MC कर्व कट्स द MR कर्व फ्रॉम बिलो। जहां पर MC कर्व ने MR कर्व को कट किया, लाल डंडी नीचे, लाल डंडी ऊपर, डंडी का नाम EQ। ये बराबर है? बोलो यहां पर भी कहना ऐसे सेम ही आएगा, लाल डंडी नीचे, लाल डंडी ऊपर, एंड डंडी का नाम इज EQ। डू यू अग्री?
अब मेरे को बता व्हाट इज स्टेप नंबर 2। हो गया ना वो भी, स्टेप नंबर 2 तो हो गया। अरे बराबर है, पर स्टेप नंबर 2 तो हो गया ना, लाल डंडी है ना स्टेप 2। स्टेप 3 AR, जो MR है वही AR है, दोनों अलग है। MR and AR curves are not the same. Dash is greater than dash। छोड़ दे मोबाइल, तो क्लास के अंदर आने के पहले करना होता। मोनोपोली के अंदर या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर AR इज ग्रेटर देन MR, बराबर। तो कहना से ये वाला बनेगा मेरा AR कर्व above द MR कर्व। एक स्टीपर बना, एक फ्लैटर बना। अब बता कौन सा कर्व ड्रॉ करना है, AC। सो अभी AR और AC। सो फॉर एग्जाम्पल सौम्य अपना AR कर्व है, मोक्षी अपनी AC कर्व है। सो इफ देर इज AR एंड AC, वापस अफेयर होएगा। अफेयर होएगा तो देयर रोड्स विल क्रॉस एवरी डे। इसका मतलब मेरे को AC कर्व को मिनिमम पॉइंट MC पर होना चाहिए। हाँ, वेर इज द मिनिमम पॉइंट ऑफ AC एट द MC कर्व। और जैसे ही MC को टच किया उसके बाद इट विल स्टार्ट टू राइज। ये बन गया अपना AC कर्व। यहाँ पर भी आएगा AC कर्व, मिनिमम पॉइंट शुड बी ऑन द MC। जैसे ही MC को टच किया उसके बाद इट शुड स्टार्ट टू राइज। बोलो स्टेप नंबर 4 क्या था, लाल डंडी पे बोलो ऑन द रेड लाइन। कौन है ये, ऑन द रेड लाइन। कैन आई से दिस इज माई AR कर्व, ये मेरा प्राइस है, ये मेरा कॉस्ट है, और यहाँ मेरी पारी हो रही है। क्यों पारी हो रही है, बिकॉज AR is greater than AC, and if AR is greater than AC it is supernormal profit। यहाँ पर भी अगर सेम चीज अप्लाई करूँ तो कहना इसे ये मेरा प्राइस है, ये AC कर्व है, तो ये मेरा कॉस्ट है, और यहाँ मेरी पारी हो रही है। इन शॉर्ट दिस इज द फर्स्ट केस वेर AR इज ग्रेटर देन AC, बराबर है। अब बता क्या मोनोपोली के अंदर फ्री एंट्री फ्री एग्जिट है, बैरियर है। तो क्या मोनोपोली में हम लोगों को नॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा? Does a monopoly earn normal profit? Why no normal profit? Because there are barriers to entry। मतलब कोई एंटर ही नहीं करेगा तो ये गांव मेरा है और यहाँ का जयकांत शिकरे मैं है। इसका मतलब मैं नॉर्मल प्रॉफिट पर तो सेटल होता ही नहीं। थियोरेटिकली हो सकता है, प्रैक्टिकली नहीं होता है। सो स्टेप नंबर 1, ड्रॉ द डैश कर्व, MR कर्व। स्टीपर बनाया कि फ्लैटर, मतलब कहना है इसे ये लॉन्ग रन के लिए अलग ही बना देगा मैं। ये किसके लिए है बेटा, मोनोपोलिस्टिक। तो कहना है इसे यहां पर जो कर्व बनेगा वो फ्लैटर बनेगा, ऊपर वाला कर्व स्टीपर, यहाँ वाला कर्व फ्लैटर। बोलो फिर आएगा अपना MC कर्व। MC कर्व इज कटिंग द MR कर्व फ्रॉम बिलो। वो वाला जो पॉइंट है वहां पर बनेगा अपना स्टेप नंबर 2, लाल डंडी नीचे, लाल डंडी ऊपर, डंडी का नाम EQ। EQ इज द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट, या तो
प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट मतलब इतना आउटपुट बनाना चाहिए। फिर स्टेप नंबर 3 क्या बोलता है, ड्रॉ द AR and the AC curve, but AR is above MR because AR is greater। परफेक्ट कॉम्पिटिशन में AR और MR का क्या रिश्ता था, इक्वल था, तो दोनों कर्व सेम था। पर यहाँ पर दोनों कर्व सेम, मुझे दो अलग कर्व्स बनाना पड़ेगा। अभी AC कर्व आसपास के दूर दराज, क्या ना इसे नॉर्मल प्रॉफिट का केस डिस्कस कर रहे हैं कि लॉसेस का, लॉसेस में AC इज क्लोजर टू AR के अबव, सो कहना इसे ये यहाँ पर बनेगा AC कर्व, मिनिमम पॉइंट इज ऑन द MC कर्व और देन इट स्टार्ट्स टू राइज। यहाँ पर भी ये आया अपना AC कर्व, मिनिमम पॉइंट ऑन द MC कर्व एंड दिस इज योर AC कर्व। अब कंपैरिजन कर ऑन द रेड लाइन, ये कौन है, ये मेरा कॉस्ट है। ऑन द रेड लाइन विहान, ये कौन है, ध्यान तुम सब लोग बोलो। ऑन द रेड लाइन ऊपर वाला डॉट AC, ऑन द रेड लाइन नीचे वाला डॉट AR, AR इज विच कर्व, सो ऊपर वाला कर्व मेरा कॉस्ट है, ये वाला कर्व मेरा प्राइस है, और यहां मेरी बर्बादी हो रही है। क्यों बर्बादी हो रही है, बिकॉज इन दिस डायग्राम, दोनों डायग्राम सेम ही तो है सर। एक डायग्राम में रेवेन्यू ऊपर है, कॉस्ट नीचे है, ध्यान दे। फिर दूसरे डायग्राम में कॉस्ट ज्यादा है, रेवेन्यू कम है। So if one diagram was AR greater than AC, then the other diagram is AR is less than AC। अभी यहां पर भी देखो, अभी ये वाला तो कृपया करके सही जवाब दे देना। ऑन द रेड लाइन ऊपर कौन है, कॉस्ट। ऑन द रेड लाइन ये मेरा, और यहां मेरी बर्बादी हो रही है। क्यों बर्बादी हो रही है, अगेन द सेम रीजन, बिकॉज माई डैश इज ग्रेटर देन डैश, माई एवरेज कॉस्ट इज ग्रेटर देन एवरेज रेवेन्यू। बराबर, श्योर हो, पक्का है। अब नॉर्मल प्रॉफिट का केस मोनोपोली में तो नहीं बन सकता, क्यों, क्योंकि बैरियर एंट्री टू बैरियर है, एंट्री टू बैरियर, बैरियर्स टू एंट्री है। सो कहना इसे कि नॉर्मल प्रॉफिट का केस हमने मोनोपोली में, पर क्या नॉर्मल प्रॉफिट का केस हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में बना सकते हैं? द आंसर इज यस, बिकॉज फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट होता है। अब सोच समझ के दिमाग लगाकर जवाब देना, स्टेप्स फॉलो करो और कोशिश करते हैं ये डायग्राम कंप्लीट करने का। स्टेप नंबर 1, ड्रॉ द सच दैट MC curve cuts the MR curve from below। Do you agree? Step number 2, लाल डंडी, लाल डंडी नीचे, लाल डंडी ऊपर, डंडी का नाम EQ। EQ represents the profit maximizing level of output। फिर क्या आएगा, ड्रॉ द डैश एंड द डैश कर्व, AR एंड द AC कर्व। ये बन गया अपना AR कर्व। अब कौन सा कर्व बनाने का है, बता। AC कर्व शुड बी इक्वल टू ऑन द रेड लाइन। तो क्या ये डायग्राम सही है, क्योंकि AC का मिनिमम मतलब कहने से इसमें दो चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने क्या किया, सिर्फ एक ही चीज का ध्यान रखा, तो आपको थोड़ा केयरफुली ये डायग्राम को ड्रॉ करना पड़ेगा। कहना से ये आया AC कर्व इधर टच हुआ, नहीं करता हूं ना मैं, कांस्टेंट रहेगा तो कैसा चलेगा, तेरे को तो मिनिमम पॉइंट चाहिए। सो कहना से इधर टच होने के बाद, ध्यान दो सब लोग, इधर टच हुआ, उसके बाद वो नीचे जाना चाहिए,
मतलब जब आप कर्व ड्रॉ करोगे तब ऐसा नहीं लगना चाहिए कि इट इज पूरा ए आर कर्व को टच करके जाना नहीं चाहिए। तो जब कर्व ड्रॉ करेगा तो थोड़ा सा लाइट शेड यूज करना चाहिए। तो ये आएगा तुम्हारा ए सी कर्व, इधर टच हुआ, फिर ये नीचे गया, गया नीचे, हाँ, तो यहाँ पर मिला, फिर ये पॉइंट इधर मिला, और इसके बाद ये स्टार्ट्स टू राइज। सो अगर तू थोड़ा ध्यान से देखेगा ना तो देख थोड़ा वाइट कलर का गैप दिखता है तेरे को। कुछ लोग कैसा बना डालेंगे मालूम है, इधर से लेकर इधर तक चिपका डालेंगे, वो गलत है। वापस बनाओ, समझा मैं क्या बोलने का कोशिश कर रहा था? वो बनाना ही पड़े, बच गया, मुझे लगा बनाना पड़ेगा। सो आई ड्रॉ ए सी कर्व वंस अगेन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मैंने ए सी कर्व को 3 पार्ट्स में बनाया। कौन सा 3 पार्ट्स में बनाया? पहले इट टचेस द रेड लाइन, बट आफ्टर टचिंग द रेड लाइन इट कैन नॉट स्टार्ट टू राइज, इट हैज टू फॉल टिल द टाइम इट टचेस MC curve, and after it touches the MC curve it will start to rise. So अब लाल डंडी पे हरी झंडी, on the red line यही मेरा, on the red line comparison, comparison में यही मेरा रेवेन्यू, यही मेरा कॉस्ट, मतलब AR is equal to AC. And if AR is equal to AC, it is called as which profit? Normal profit, zero economic profit. बराबर है? श्योर हो? अच्छा, अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं मोनोपोली का प्रॉफिट्स का बात करूं अंडर द लॉन्ग रन, which profit will a monopoly earn in the long run? He will earn a super normal profit. Why super normal profit? Because entry barriers, मतलब there is no free entry, free exit, and therefore can I say यहाँ पर तुम लोग ये फर्स्ट वाला डायग्राम वापस बना सकता है। फर्स्ट वाला डायग्राम किसका था? मोनोपोली का था। थैंक्स, मोनोपोली का तो था, बट इट वाज अ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ये बराबर है? अच्छा, अभी इधर मेरे को बता, मेरे को वापस यहाँ पर लिखने का, मेरे को 2 चीजें करनी है। चल थोड़ा और इधर, कौन सा कंपटीशन? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। कभी का बात कर रहे हैं हम लोग? लॉन्ग रन। लॉन्ग रन के अंदर क्या पढ़ रहे हैं? प्रॉफिट्स। ये बराबर ना? अब मेरे को सोच समझ कर बताना कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में फ्री एंट्री फ्री एग्जिट है क्या? है। इसका मतलब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन लॉन्ग रन में कौन सा प्रॉफिट कमाएगा? नॉर्मल प्रॉफिट। मतलब यहाँ पर कौन सा डायग्राम आएगा? जो मोनोपोली में कौन सा, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में कौन सा डायग्राम है? सेकेंड डायग्राम। बस कर रहे जैनम, बस, बहुत बातें चल रही है और आज से नहीं चल रही है, बहुत लेक्चर से चल रही है। शांत बैठो दोनों, या तो अलग बैठो दोनों, या तो ध्यान दो। जब मैं बात कर रहे हैं ना तब नहीं बोलने का बीच में, स्पेशली व्हेन आई एम टीचिंग। बात आप MCQ के टाइम पर जो करने का है करो। मैं पढ़ा रहा है, उधर आदित्य तेरे को मारता है, तू उसको मारता है, मैं पढ़ा रहा है, तेरे को इसके साथ बात करने का है, तो फिर रिकॉर्डेड लेक्चर देख, मत आ क्लास में। कितना बार बोलने का? अभी मेरे को देखो एक ही बात बहुत बार प्यार से बोला, बस करो, बंद करो। एंड सेम इज फॉर यू जैनिल या जैनिक। जब पढ़ा रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि कुछ इंपॉर्टेंट है, उड़ाऊँ क्या टॉपिक? पढ़ाया तेरे को एक भी बार ऐसा जहाँ पर तेरे को ऐसा लगा है कि मैं फास्ट पढ़ाया है? तो जब मैं तेरे को डिटेल में पढ़ा रहा है तो पढ़ ना अच्छे से। जब मिलेगा MCQs का टाइम तभी जो करने का है करो। तभी मना किया है क्या? फिर हाँ,
सो हम लोग कौन से कंपटीशन में है? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में इन द लॉन्ग रन वी आर स्टडिंग द प्रॉफिट्स। क्या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में फ्री एंट्री फ्री एग्जिट है? इनफैक्ट कहना है हम लोग ने एक और कंपटीशन पढ़ा था, परफेक्ट कंपटीशन पढ़ा था क्या? परफेक्ट कंपटीशन में भी हम लोगों ने लॉन्ग रन पढ़ा था। लॉन्ग रन में भी प्रॉफिट्स का जो कॉन्सेप्ट आया था, बताओ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी नॉर्मल प्रॉफिट और परफेक्ट कंपटीशन में भी नॉर्मल प्रॉफिट था क्या? दोनों का डायग्राम बनाते हैं, इससे कुछ एक एनालिसिस आएगा बाहर जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उड़ाने के लिए उड़ा सकता हूं, बट आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन इट टू यू सो दैट यू हैव द कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। बताओ हम लोग मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में कर्व स्टीपर बनाते हैं कि फ्लैटर बनाते हैं? डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्लैटर कर्व, ये एमआर कर्व। जबकि परफेक्ट कंपटीशन में जब हम कर्व बनाते हैं तो कहना है इट्स अ हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये बराबर। फिर ये कहना है सब जगह पे एल वर्ड आएगा, रुक लिख ही देता हूं। क्यों एल? बिकॉज वी आर इन द लॉन्ग रन मार्जिनल रेवेन्यू कर्व। फिर कहना है देर विल बी, बहुत गंदा बनाइए, देर विल बी एन एम सी कर्व, LMC, यहाँ पर भी LMC कर्व आएगा क्योंकि दोनों का जहाँ पर इंटरसेक्शन होता है हम उसको कौन सा पॉइंट बोलते हैं? इक्विलिब्रियम बोलते हैं। और वहाँ पर अपना आता है स्टेप नंबर 2, लाल डंडी। सो ये लाल डंडी नीचे, ये लाल डंडी ऊपर, ये लाल डंडी का नाम EQ, यहाँ पर भी बनाया EQ। फिर स्टेप नंबर 3 क्या बोलता है? ड्रॉ द डैश एंड द डैश कर्व। पर परफेक्ट कंपटीशन में तो टेंशन ही नहीं है, क्यों? जो LMR है वही LAR है, पर यहां पर प्रॉब्लम आएगा, ये बराबर। तो ये बन गया मेरा LAR कर्व। अब कौन सा कर्व बनेगा? LAC। परफेक्ट कंपटीशन में तो कोई इशू ही नहीं है क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में ये वाला जो E वाला पॉइंट है इधर बन गया तुम्हारा LAC कर्व। अब यहां पर अब भी जस्ट मैंने तुम लोगों को ये डायग्राम करवाया था, बता मेरे को, क्या यहां पर टच होएगा? टच होने के बाद ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा? नीचे। इधर टच हुआ, इधर मिनिमम, फिर ऊपर, ये बराबर, ये बन गया LAC। अब दोनों में कंपैरिजन करेगा तो एक ही चीज मिलेगा, ये ग्रीन डॉट। कैन आई से इन बोथ द डायग्राम्स LAR इज इक्वल टू LAC। तो सर इसमें आप क्या पढ़ाने का कोशिश कर रहे हो? पढ़ाने का कोशिश अभी ध्यान से सुनो। क्या परफेक्ट कंपटीशन में वी हैव एलोकेटिव एज वेल एज प्रोडक्टिव एफिशिएंसी? यस, एलोकेटिव भी है, प्रोडक्टिव भी है। कैन यू टेल मी व्हाट इज द लीस्ट कॉस्ट आउटपुट? या वे लीस्ट, दोनों में चाहिए मेरे को, दोनों में। सो आई हैव यूज्ड द वर्ड लीस्ट कॉस्ट आउटपुट। बोल, ऊपर वाले डायग्राम में लीस्ट कॉस्ट आउटपुट ग्रीन कलर का डॉट है, रेड कलर का डॉट है कि ब्लू कलर का डॉट है? ब्लू कलर का है, मतलब Q1 होना चाहिए। मतलब अगर हम बात करते हैं अबाउट लीस्ट कॉस्ट आउटपुट तो आउटपुट होना चाहिए था Q1। कौन सा लीस्ट कॉस्ट? एवरेज कॉस्ट। सो लीस्ट कॉस्ट आउटपुट इज Q1। व्हाट इज द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट? व्हाट इज PMLO, या तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट इन द अबव डायग्राम।
जवाब नहीं आया, एक ही जन दे रहा है जो बात कर रहा था, बाकी के लोगों को आना तो चाहिए था। Q1 तो सबका आंसर होना चाहिए। व्हाट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट, वे इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट वेयर MR इज इक्वल टू MC। इसका मतलब हमने प्रोड्यूस किया कितना है, Q करना कितना चाहिए था, इसका मतलब मेरा कैपेसिटी Q1 का है पर मैंने प्रोड्यूस, इसको बोलते हैं एक्सेस कैपेसिटी। क्या बोलते हैं इसको? सो ये जो गैप है इतना, ये क्या है, एक्सेस कैपेसिटी। अब तू मेरे को यही एक्सेस कैपेसिटी परफेक्ट कंपटीशन में ढूंढ के दिखा, हो ही नहीं सकता क्योंकि परफेक्ट है ना। इसका मतलब कहने से ये क्लासरूम इज अ प्राइम एग्जांपल ऑफ एक्सेस कैपेसिटी। है कितने लोगों का क्लास, 150 का, बैठे कितने लोग हैं, 20। इसका मतलब मेरा कैपेसिटी ज्यादा है पर मैं प्रोड्यूस उससे कम कर रहा है। ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हो सकता है पर परफेक्ट कंपटीशन में नहीं, क्योंकि एक्सेस कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या बोला तेरे को, लीस्ट कॉस्ट आउटपुट माइनस प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट या तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट। ये दोनों में ही Q आया, सो Q माइनस Q करेगा तो 0 मिलेगा, पर Q1 माइनस Q करेगा तो 0 मिलेगा क्या। इसका मतलब एक्सेस कैपेसिटी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में होता, एग्जिस्ट करता है, जबकि एक्सेस कैपेसिटी परफेक्ट कंपटीशन में एग्जिस्ट करता नहीं। आर वी क्लियर, आर यू श्योर, पक्का। सो आज अपन ने अभी तक कितना कॉन्सेप्ट्स किया, 3। कौन सा 3? पहला अपन ने स्टार्ट किया परफेक्ट कंपटीशन वाला, वो ब्रह्म ज्ञान। उसके बाद हमने किया मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इन द शॉर्ट रन एंड द लॉन्ग रन। सो व्हाट इज कॉमन between monopolistic competition and perfect competition? बराबर है, बोलो। In the long run what is common? Can I say in the long run both will earn? Why will both earn normal profit? Because of free entry. So competition word आया ना, क्या word आया, competition आया मतलब एंट्री अलाउड है, एंट्री अलाउड है मतलब नॉर्मल प्रॉफिट है। So what is uncommon between competition and monopoly? Competition and monopoly in the long run. Correct. तो मेरे को थोड़ा डिटेल में बोल। कंपटीशन में we will earn, मोनोपोली में we will earn super normal profit. Why super normal profit? Because there is no entry or exit. बराबर है, श्योर हो, पक्का समझ में आया है, डन डना डन डन। आई वॉन्ट यू टू स्टार्ट सॉल्विंग MCQs। फोटो भी लेना है, पहले MCQs कर ले फिर फोटोज कर। मेरे को टेक्स्ट बुक दो। अभी बात कर। पेज नंबर इज 276। ओके, मेरे ख्याल से वहां पर तो सारे हो गए हैं MCQ। सो यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 25, 278, 25 बोला मैंने, फिर 26 भी बोल रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 49,
क्वेश्चन नंबर 75. तुम लोगों को प्राइस डिस्क्रिमिनेशन आता है? व्हाट इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन? चार्जिंग सेम प्राइसेस के डिफरेंट प्राइसेस टू डिफरेंट कंज्यूमर्स फॉर द सेम कमोडिटी. मैंने पढ़ाया नहीं बट 12th में पढ़ाया है, तो मैं उसके रिलेटेड एमसीक्यूज देता हूं. तुमको आया तो ठीक, नहीं आया तो मैं करके देगा. सो क्वेश्चन नंबर 85. क्वेश्चन नंबर 89. क्वेश्चन नंबर 105. 111, 109, 109, 111, 112, 113, 109, 111, 112, 116, 125, 131 and 136. I will start the discussion at 8:45. 8:22, 23 मिनट्स है और मेरे को नहीं लगता है 15 एमसीक्यू से ज्यादा है. मैं फोटोज तुम लोगों को एट द एंड ऑफ द क्लास देगा.
एनी ऑफ दी अबव बोला तो भी क्या प्रॉब्लम है उसमें? एनी का मतलब इनमें से कोई भी एक रीजन हो सकता है. करेक्ट. सो आंसर इज एनी ऑफ दी अबव. एंड शी गेव यू द राइट एक्सप्लेनेशन कि डे टाइम में रिक्शा और टैक्सी के चार्जेस अलग होते हैं, नाइट टाइम में रिक्शा और टैक्सी के चार्जेस अलग होते हैं. सो इट कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, एरिया, जेंडर, इनकम, कोई भी तरीके से डिस्क्रिमिनेट करने का. और अगर नहीं भी आया तो टेंशन मत लो, मैं आज ये एक कॉन्सेप्ट खत्म करके ही लेक्चर एंड करने वाला है. सो यू विल बी डन विथ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन वाला कॉन्सेप्ट इन टुडेज क्लास. कोई भी कंपटीशन हो सकता है ना, कॉम्पिटिटिव मतलब फिर वो डिपेंड करता है वो लोगों ने क्या बोला है. अ फॉर्म इन प्राइस टेकिंग फॉर्म बोला है कि प्राइस मेकिंग फॉर्म बोला है? क्योंकि अगर प्राइस टेकिंग फॉर्म रहेगा तो वो परफेक्ट कंपटीशन है, और प्राइस मेकिंग फॉर्म रहेगा तो वो इम्परफेक्ट कंपटीशन है.
हो गया है सबका? चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। चलो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर दो। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन डिफर्स फ्रॉम परफेक्ट कंपटीशन बिकॉज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में फर्म्स कैन डिफरेंशिएट देयर प्रोडक्ट, जबकि परफेक्ट कंपटीशन में वी हैव होमोजीनियस प्रोडक्ट। सो आंसर इज ए। 26 फर्म्स विल अर्न ओनली नॉर्मल प्रॉफिट। सी इज द करेक्ट आंसर। किसी को डाउट है इसमें? श्योर है? चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर इज 49। पक्का आया है ये सी? डिमांड और सप्लाई। ये आज शायद इसके लिए याद है क्योंकि मैंने आज पढ़ाया है। अब क्वेश्चन पढ़कर भी आना चाहिए, सो थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन पढ़। पहला तो हिंट एलोकेटिव एफिशिएंसी दे दिया, तो अगर तुमको एलोकेटिव एफिशिएंसी याद है तो ऑटोमेटिकली आंसर हो गया। बट मुझे नहीं लगता है कि सबको ये याद रहता है, तो क्वेश्चन पढ़कर भी समझ में आता है। देयर बाय द कॉस्ट ऑफ लास्ट यूनिट। कॉस्ट ऑफ लास्ट, लास्ट मतलब एडिशनल, एडिशनल मतलब एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा मतलब मार्जिनल। सो कॉस्ट ऑफ लास्ट यूनिट क्या है? मार्जिनल कॉस्ट। सो जहां पर तुम लोग ने ये एमसीक्यू लिखा है ना, उधर एक नोट बनाकर लिख दो। नोट एमसीक्यू के इधर, आंसर के इधर बेटा, आंसर आंसर नोट, नोट में आना चाहिए। कॉस्ट ऑफ लास्ट यूनिट एमसी, कॉस्ट ऑफ लास्ट यूनिट एमसी। फिर आगे क्वेश्चन पढ़ी इज एग्जैक्टली इक्वल, तो एमसी के आगे इक्वल टू का साइन। एमसी इज इक्वल टू क्या बोला है? प्राइस। तो प्राइस के प्राइस लिख और ब्रैकेट में लिख ए आर, बिकॉज वी नो दैट प्राइस कर्व इज द ए आर कर्व। तो अपने को अगर देखो एलोकेटिव एफिशिएंसी क्या है ये नहीं याद आ रहा है ना, तो भी क्वेश्चन देखकर देखो आंसर आ सकता है, प्रोवाइडेड यू नो अदर कॉन्सेप्ट्स। कि देखो कॉस्ट ऑफ लास्ट यूनिट पता होना चाहिए, देखो प्राइस क्या है वो पता होना चाहिए, और ये मेरे को लगता है सबको पता होता है अभी कि कॉस्ट ऑफ लास्ट, लास्ट वर्ड आया, एडिशनल वर्ड आया, एक्स्ट्रा वर्ड आया, तो इट इज मार्जिनल कॉस्ट। ये बराबर है? पक्का? अच्छा, व्हाट इज आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर, एक टेक्स्ट बुक देखो, आंसर शीट मत देखो, टेक्स्ट बुक में मेरे को बताओ व्हाट इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 48। नोटबुक में देख कर दिया कि याद है अपने को? प्रोडक्टिव, देख दो एफिशिएंसी है, कंफ्यूजन हो सकता है। करेक्ट 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 करेक्ट। सो व्हेन एमसी इज इक्वल टू एसी, एसी इज मिनिमम, वो वाला पॉइंट है। तो एक प्रोडक्टिव एफिशिएंसी और एक एलोकेटिव एफिशिएंसी। आगे बढ़ रहे। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर ऑप्शन बी Q3। Q3 वो देख ऐसा ऐसा Q3 है ना, दिख क्या रहा है? What do you see in the diagram is Q3। ये बराबर, बट कहना है से वो Q3 लेवल ऑफ आउटपुट कंपैरिजन, इसके लिए वो स्टेप नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों को लगता है वो स्टेप 4 का कोई वैल्यू ही नहीं है, जबकि मेरे को लगता है सबसे ज्यादा वैल्यू उसी स्टेप का है। ये सबको आंसर ए मिला क्या? किसी ने तो गलत दिया रहेगा। आई कांट अग्री, बी दिया ना, मतलब यू आर नॉट यूजिंग योर ब्रेन टू द ऑप्टिमम लेवल। करेक्ट, हाँ। तो तू है ना वो वाला जो है ना P1 वाला पॉइंट, उस पे वो लोग ने एक डॉट दिया है, वो डॉट को AVC के साथ कंपेयर कर। AVC ऊपर है, डॉट नीचे है, मतलब AR नीचे है। सो AVC इज ग्रेटर देन AR। तो तू ही मुझे बता, तू वहां प्रोड्यूस करेगी क्या? शट डाउन है, शट डाउन पे आउटपुट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। भाई भाभी तेरा भी रॉन्ग गया रहेगा। माल फूक के बैठी है वो। क्या रे जैनिल,
इतना सिंपल एमसीक्यू में गड़बड़ करेगा तो कैसा चलेगा? मतलब दिस इज लैक ऑफ कंसंट्रेशन। सिर्फ 2 ही लोग गलत गए कि और भी है? आदित्य, हार्दिक आया, गुड, रुद्रा, अभियान, विशाल, डन। हाउ इज श्रेया नाउ? बेटर? श्रेया का तबीयत खराब है, हॉस्पिटल में ही है अभी भी। सालो तुम लोग बात भी नहीं करते हो श्रेया के साथ, तो वैसे ही नहीं आ रही है क्लास में तो पूछना तो चाहिए ना, क्या हो गया, क्यों नहीं आ रही है? तुम्हारी तो दोस्त है, शी इज अनवेल फॉर सम रीजन, शी इज नॉट फीलिंग गुड, तो दैट इज द रीजन उसको अभी तक ठीक नहीं हुआ है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर इज ए। 85 का आंसर देना है। डी दारूडिया करेक्ट है। 89 बी बेवड़ा के डी दारूडिया। What is a correct statement? An industry consists of many firms. $105 पक्का बी बेवड़ा। सिंगल सेलर विदाउट एनी क्लोज सब्सटीट्यूट, ये 12th स्टैंडर्ड में किया है, प्योर मोनोपोली। नेक्स्ट डी दारूडिया इज द करेक्ट आंसर। तेरा भाई आंसर डी। नेक्स्ट 111 क्यों बेवड़ा? क्योंकि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मतलब रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक का मतलब हाईली इलास्टिक, करेक्ट। नेक्स्ट 112 अब तेरे को समझा क्यों पढ़ा रहा था? वो एक एमसीक्यू के लिए मैंने तेरे को ये सब इतना मेहनत करके पढ़ाया, वरना बोलने के लिए तो मैं तेरे को बोल देता कि भाई एक्सेस कैपेसिटी होता है, बट आज तेरे को ये दिखेगा ना तो तेरे को वो कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दे पाएगा कि एक्सेस कैपेसिटी को पहले तो फाइंड कैसे करते हैं। सो एक्सेस कैपेसिटी का फॉर्मूला याद रखना, इट इज द लीस्ट कॉस्ट आउटपुट माइनस द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट। सो एक्सेस कैपेसिटी एग्जिस्ट किधर करता है? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। किधर एग्जिस्ट नहीं करता है? परफेक्ट कंपटीशन में। ये आया, एंड आई होप ये एमसीक्यू सॉल्व करते वक्त ये एक्सप्लेनेशन याद आ रहा था, वरना कोई मतलब ही नहीं है, मतलब मैंने टाइम वेस्ट किया। फिर आया है सबको? सौम्य क्लियर है? चल नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 113 भी है ना? कोई तो मेरे को मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बोल रहा है, डिफरेंट फर्म्स, एंड आई बिलीव जिसने भी आंसर सी दिया है वो करेक्ट है। तुम पढ़ नहीं रहे हो, तुमको सिर्फ डिफरेंट वर्ड दिख रहे हैं। मैंने किधर बोला मोनोपोली? मैंने तो सी बोला। डिफरेंट फर्म्स चार्जिंग डिफरेंट प्राइसेस बोला है, तो मोनोपोली में डिफरेंट फर्म होता है कि एक ही फर्म होता है? और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब सिर्फ डिफरेंट वर्ड नहीं होता है, चार्जिंग डिफरेंट प्राइसेस टू डिफरेंट कंज्यूमर्स बाय द सेम प्रोड्यूसर इज कॉल्ड एज अ मोनोपोली या प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। सो आंसर सी जिसने भी दिया करेक्ट है। डिफरेंट फर्म्स बोला मतलब इट इज अ मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव मार्केट, ये बराबर। चल नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116 डी दारूडिया परफेक्ट है, ए आर इज ग्रेटर देन एम आर। अच्छा यही क्वेश्चन होता अगर परफेक्ट कंपटीशन के लिए तो ए आर इक्वल टू एम आर। तो देख ये तेरे को पता ही नहीं रहेगा, अगर ये कॉन्सेप्ट ही नहीं पता रहेगा तो तू ये आंसर ही नहीं दे पाएगा। परफेक्ट में इक्वल होता है, इम्परफेक्ट में इट इज नॉट इक्वल, ए आर इज ग्रेटर देन एम आर। चलो नेक्स्ट वन बोलो, क्वेश्चन नंबर 125 का आंसर डी दारूडिया। सेलिंग कॉस्ट आर इनकर्ड अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट वाला 131 का आंसर नहीं आया। टाइम पीरियड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या सप्लाई, करेक्ट।
सो टाइम पीरियड अगर ज्यादा है तो डिमांड और सप्लाई दोनों का इलास्टिसिटी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा कि कम रहेगा? मोर द टाइम पीरियड देयर कैन बी मोर चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई बोथ. Lesser the time period, lesser will be the change. So they are in direct proportion. So I think 131 का आंसर आपका होना चाहिए C. दे गिव अभी जो सजेस्टेड आंसर है उसके अंदर डायरेक्ट प्रपोर्शन दिया है. हेंस सो बेसिकली डायरेक्टली और इन डायरेक्ट प्रपोर्शन बी और सी में से अगर एक सिलेक्ट करना है, दे हैव चोजन सी, सो वी गो अहेड विद दैट. अच्छा, अगर मैं तेरे को बी बोलता तो तू मुझे पूछता सर सी क्यों नहीं, क्योंकि दोनों बहुत सिमिलर है ना. सो दे हैव चोजन द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन, and according to economists or according to the author the most appropriate is option C, so we go ahead with C. Elasticity of time मतलब elasticity of demand and supply with respect to time. So वो लोग ने क्या दिया है, the time period and elasticity of time. So elasticity of time का मतलब क्या होता है, elasticity of demand and supply with respect to time. Next 136 shifts upward to the right. तो सप्लाई कर्व शिफ्ट हो जाएगा अपवर्ड स्लोपिंग टू द राइट. सो योर आंसर बी बेवड़ा इज करेक्ट. बोलिए मैडम. वेरी गुड. इफ मोर फर्म्स एंटर द मार्केट. मैडम आपको डिमांड चैप्टर करने का जरूरत है, क्योंकि अगर नंबर ऑफ फर्म्स बढ़ गया तो व्हाट विल हैपन टू सप्लाई. उसको क्या बोलते हैं, ये शब्द गलत है, इंक्रीज. तो इंक्रीज किधर होता है, राइट में होता है. डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई नहीं आएगा मोक्षी तो कैसा चलेगा. More the number of firms, more will be the supply, supply will increase. Lesser the number of firms, less will be the supply, supply will decrease. बराबर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है ही नहीं. हाँ, बोथ मार्जिनल एंड एवरेज कॉस्ट कर्व राइजेस. मतलब इसका इसके साथ क्या रिलेशनशिप है मुझे वो नहीं समझा. So if more firms enter a competitive industry, तो क्या फर्म के एंट्री के वजह से कॉस्ट बढ़ता है, ये मुझे नहीं पता है. बोलो सर. ओके होगा, आई डोंट नो, बट डोंट यू थिंक द मोस्ट बेटर ऑल्टरनेटिव इज द इम्पैक्ट ऑन सप्लाई. सो स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर मुझे बात करने का रहेगा तो स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉजिक क्या निकलता है, मोर द नंबर ऑफ फर्म्स मोर इज द सप्लाई. बढ़ता रहेगा उनका सेलिंग कॉस्ट, पर तेरे को क्या पता सेलिंग कॉस्ट बढ़ने के वजह से उनका पर यूनिट कॉस्ट कम होता रहेगा. तो क्योंकि अगर तू सेलिंग कॉस्ट करेगा इसका मतलब तू मार्केट में प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करेगा जिसके वजह से ज्यादा लोगों को पता चलेगा और तेरा डिमांड बढ़ गया. तो आई डोंट नो एट विच स्केल आर यू ऑपरेटिंग. सपोज तेरा इकोनॉमीज ऑफ स्केल रहेगा या तेरा आईएमआर का स्टेज रहेगा. सो अगर आईएमआर का स्टेज रहेगा तो कॉस्ट फॉल होएगा, और डीएमआर का स्टेज रहेगा तो कॉस्ट राइज होएगा. अभी वो लोग ने आईएमआर डीएमआर ऐसा तो कुछ बोला नहीं है. सो हाउ डू यू डिटरमाइन, वी डोंट नो दैट. क्लियर, श्योर है. कोई क्वेश्चन में कोई क्वेरी है तो मेरे को बताओ. नहीं है तो सबसे पहला तो है ना फोटोग्राफ ले लो, और वी आर कंप्लीटिंग वन मोर स्मॉल कॉन्सेप्ट. बोलिए मैडम. चलो कर लेते, लास्ट क्लास का बाकी है, चलेगा तो लास्ट क्लास का भी कर लेते. हाँ 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 रुक जा, अभी वो डिस्कशन कर रहे हैं ना.
बोलो कौन से एमसीक्यूज का डिस्कशन से स्टार्ट करना है? 20। बोलो। ये आई थिंक ये सब जो ऐसे एमसीक्यूज थे जो मैंने लास्ट में दिए थे फीचर्स के ऊपर, बट दे आर वेरी सिंपल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन? हाँ, डी दारूडिया, करेक्ट। 22, करेक्ट। फ्यू डोमिनेंट फर्म्स विद सब्सटेंशियल बैरियर्स टू एंट्री। ओलिगोपोली के अंदर कितने फर्म्स होते हैं? फ्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, बोलो 43 का आंसर। डी दारूडिया। टूथपेस्ट इंडस्ट्री ओलिगोपोली के अंदर नहीं आता है। टूथपेस्ट इंडस्ट्री मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव है बिकॉज देर आर मेनी सेलर्स हु सेल टूथपेस्ट इन आवर कंट्री। करेक्ट। ओलिगोपोली में कौन आता है बेटा? जहां पर नंबर ऑफ सेलर्स कम होते हैं, विच इज द नेक्स्ट एमसीक्यू। कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री, क्या कोल्ड ड्रिंक सेलर्स बहुत है कंट्री में? गिन कर दो है, पेप्सी एंड कोक। बाकी के सब तो उसके सब ब्रांड्स है, फैंटा, मिरिंडा, माजा, स्लाइस, ये सब कोई अलग ब्रांड। स्प्राइट इज अ पार्ट ऑफ पेप्सी कंपनी। सो बेटा ये सब ब्रांड्स है एक ही कंपनी के। सो सेलर्स तो दो ही है, एक पेप्सी है और एक कोक है। और भी है, पार्ले फ्रूटी बेचता है, फिर वो कैंपा करके अभी नया प्रोडक्ट आया है। बट नंबर ऑफ कंपनीज आर स्टिल विच कैन बी काउंटेड ऑन फिंगर्स। गया। चलो क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर क्या था? सी 44। बी बेवड़ा के डी दारूडिया। दारूडिया इज करेक्ट। सो कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री इज ओलिगोपोली। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल। आंसर ए 55 का आंसर करेक्ट। 56 था, उसके बाद 86। Firm and industry are one and the same in a monopoly. D is the right answer. Next question number 87. Downward sloping Bevda is correct. 9090 correct. परफेक्ट कंपटीशन के अंदर होमोजीनियस कमोडिटी होता है, हेट्रोजीनियस नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट वन इज 93। ओके 91। एक सेकेंड मेरे को पढ़ने दो, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि बेचारा वो सही है और तुम गलत हो। द AR कर्व एंड इंडस्ट्री डिमांड कर्व आर द सेम। मोनोपोली इज द राइट आंसर, क्योंकि AR कर्व इज द डिमांड कर्व ऑफ अ फर्म। फर्म का कर्व और इंडस्ट्री का डिमांड कर्व आर द सेम, अंडर विच कॉम्पिटिशन? मोनोपोली। So all those who have answered C are wrong and only he is correct. तुमने 2 मिनट पहले मेरे को एक MCQ का आंसर दिया था 86। फर्म एंड इंडस्ट्री आर द सेम इन, तो इधर क्यों आंसर चेंज हो गया? AR कर्व और MR कर्व पूछा क्या? तुमने वो सोचकर आंसर दिया है कि AR कर्व एंड MR कर्व आर द सेम अंडर परफेक्ट कंपटीशन। बट क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ दिया ही नहीं है। क्वेश्चन के अंदर तो बोला है AR कर्व एंड इंडस्ट्री डिमांड कर्व क्या है। सो AR कर्व फर्म का डिमांड कर्व, इंडस्ट्री का डिमांड कर्व और फर्म का डिमांड कर्व दोनों सेम कौन सी जगह पर होता है? जवाब नहीं आया। मोनोपोली। सो हाउ इज द इंडस्ट्री का डिमांड कर्व अंडर परफेक्ट कंपटीशन? डाउनवर्ड। हाउ इज द फर्म का डिमांड कर्व अंडर परफेक्ट कंपटीशन? सो आर दे द सेम? एक हॉरिजॉन्टल है, एक डाउनवर्ड है, तो ये सेम कैसे हुआ? परफेक्ट कंपटीशन आंसर कैसा आया? AR कर्व का इंडस्ट्री का कर्व हॉरिजॉन्टल, फर्म का डिमांड कर्व सॉरी इंडस्ट्री का डिमांड कर्व डाउनवर्ड, फर्म का डिमांड कर्व हॉरिजॉन्टल। बताइए सेम कैसा है? तो आंसर परफेक्ट आएगा कैसा? आंसर ए।
ये बराबर है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर. Price discrimination is possible under monopoly situation. A is correct. Next, question number 99. Sorry, 4. Correct. 95. Differentiated product, monopolistic competition. Correct. Next वाला 96. करेक्ट. इंटरडिपेंडेंस आया, मतलब एक फर्म दूसरे फर्म पर डिपेंडेंट है. हमने शाहरुख खान वो अन अकेडमी वाला और वो सबका एग्जांपल भी लिया था. हाई सेलिंग कॉस्ट. सो अगर एक ने एडवर्टाइज किया तो दूसरा भी एडवर्टाइज करता है. हायर इंटरडिपेंडेंस. ओलिगोपोली इज द राइट आंसर. नेक्स्ट वन बोलो. डी दारूडिया. करेक्ट. Which of the following feature is not seen in imperfect? So imperfect competition के अंदर homogeneous good थोड़ी होता है. Homogeneous good किधर होता है? Perfect. So it is not a part of imperfect. 100. Correct. एक सेकेंड. हाँ करेक्ट. imperfect बोला है ना. perfect बोलता तो same. imperfect बोला है तो different. 101. करेक्ट. तो अभी 101 तुमको आया, 91 क्यों नहीं आया? डिमांड कर्व ऑफ मार्केट मतलब इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेड बाय द डिमांड कर्व ऑफ फर्म, ये आया. 91 नहीं आया. पर एमआर नहीं दिया है ना, तो थोड़ा फिर पढ़ो. ऐसा मतलब सब लोगों का गलत था, एक का सही था. अभी उसको भी राइट लॉजिक आया था कि तुक्का था, उसको मालूम. वही मैं बोल रहा हूं, नहीं आया था. चल 101 हो गया. उसके बाद 107. 3 भी है नहीं, 3 तो हो गया था. 107 है. करेक्ट. बस क्या और कोई है? बोलो. बोलो आंसर. हाईली इलास्टिक नेगेटिवली स्लोप्ड इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. बी बेवड़ा. हाईली इलास्टिक मतलब मोड चेंज. ठीक है. हाईली नेगेटिवली स्लोप्ड हायर इलास्टिसिटी, सेम एमसीक्यू है. आंसर बी मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव. और कोई? पक्का. 130. ये सब हो गया है. फोटो ले लो. डन. ये बाकी का किधर गया? हाँ फट गई मेरी. थोड़ा और ऊपर करूं बेटा. ये ऐसा फर्स्ट डायग्राम लिखने का कि फर्स्ट डायग्राम ड्रॉ करने का?
अभी इधर है ना, एक्चुअली वो वाला डिलीट कर, ये वाला ले। वो ईसी भी आना चाहिए, एक्सेस कैपेसिटी। चलो, सो लास्ट कॉन्सेप्ट फॉर द डे बेटा, ये अपने को ऑलरेडी आता है, इसके अंदर सिर्फ डिग्रीज अलग अलग है। चलो, उससे थोड़ी डर रहे हैं, डरा रहे तू साले मेरे को। इसीलिए तो शाहरुख खान बना ना। करना कुछ कांड, मैं बोलकर दिखाता हूं। तू बात कर, फिर मैं तेरे को। चलो, सो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है? चार्जिंग डिफरेंट प्राइसेस टू डिफरेंट कंज्यूमर्स फॉर द सेम कमोडिटी। इट कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, डे में, नाइट में अलग हो सकता है। प्लेस, जैसे कि माथेरान के अंदर चीज़ें एक्सपेंसिव मिलती हैं पर मुंबई के अंदर तुमको कम एक्सपेंसिव, क्योंकि माथेरान में ऊपर चढ़ाने के लिए वो लोग को एक्स्ट्रा कॉस्ट लगता है। सो जो 10 रुपये का चीज़ है वो 20 रुपये में बेचते हैं उधर। फिर इट कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, मेल फीमेल। तो अगर ट्रेन वगैरह में ट्रैवल करेगा या फिर हेयर कट के लिए जाएगा तो मेल्स का रेट अलग होता है, फीमेल्स के लिए रेट अलग होता है। साइज ऑफ परचेज, बल्क में परचेज करेगा या तो स्मॉल क्वांटिटी, बल्क में करेगा तो ज़्यादा, स्मॉल क्वांटिटीज में रहेगा तो कम। उल्टा तो देख रहे हैं, मैं एक ही जन का है क्या बोला ये, बाकी सब हाँ ठीक है जो बोला वो। एंड फाइनली देर इज इनकम, हायर द इनकम, जो रिच रहेगा उससे ज्यादा चार्ज कर सकते हैं और जो पुअर रहेगा उससे कम। अब इसके अंदर 3 डिग्री है। कितना डिग्री है? फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री। नाम भी अच्छे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड नाम ही है। अंडर द फर्स्ट डिग्री, charging prices in such a manner that consumer is left with zero consumer surplus। याद है कंज्यूमर सरप्लस करके एक कॉन्सेप्ट था? प्राइस विलिंग टू पे माइनस द प्राइस दैट यू हैव एक्चुअली पेड। सो द प्राइस दैट यू आर विलिंग टू पे माइनस द प्राइस दैट यू हैव एक्चुअली पेड। अगर मेरा विलिंगनेस 200 रुपया था भरने का, मैंने भरा भी 200 रुपया ही, तो कुछ बचा क्या? ये होता है पर्सनलाइज्ड सर्विसेज के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, अगर विशाल आकर बोलता है कि सर मेरे को ना इको का प्राइवेट ट्यूशन चाहिए, तो बोला ओके आई विल चार्ज 25,000 रुपीज़। बोलते सर मेरा बजट 25,000 का नहीं है, कैन यू प्लीज़ कंसिडर एंड गिव मी द ट्यूशन एट 20,000। मैं बोला चल डन। उसका विलिंगनेस टू पे कितना था? मैंने उसको चार्ज भी कितना किया? कुछ बचा क्या? सो व्हेन कंज्यूमर सरप्लस इज 0 इट इज फर्स्ट डिग्री। पर ऐसा हर बार हो सकता? अभी जैसे कि क्रैकल नाम का जो चॉकलेट है वो मेरे को बहुत पसंद है, आई कैन पे इवन 80 रुपीज़ फॉर दैट चॉकलेट, क्योंकि मेरे को पसंद है। सो मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को उससे सेटिस्फैक्शन है ना 80 रुपये का मिलता है, पर मैं उसके लिए पे कितना कर रहा है? 50 रुपये। तो क्या अभी मैं उसको 30 रुपया ऊपर से देखा हूँ? नहीं नहीं, मेरे को 80 का मजा आया, तू 80 रख। कंज्यूमर सरप्लस मिला, सो इट इज कॉल्ड एज पार्शियल कंज्यूमर सरप्लस। कौन सा कंज्यूमर सरप्लस? सो फर्स्ट डिग्री के अंदर देर इज नो, सेकेंड डिग्री के अंदर देर इज पार्शियल कंज्यूमर, थर्ड डिग्री इज बेस्ड ऑन लोकेशन विद डिफरेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। थर्ड डिग्री इज बेस्ड ऑन विथ डिफरेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फॉर एग्जाम्पल, थाने के अंदर पानी पूरी और घाटकोपर के अंदर खाऊ गली के अंदर पानी पूरी, दोनों जगह पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अलग है। थाने के अंदर जो हम लोग पानी पूरी खाते हैं ना, वो 25 रुपीज़ 30 रुपीज़ मैक्स। हाँ, कोई बड़े दुकान में जाएगा तो अलग बात है, पर वो जो रेकड़ी वाला होता है ना, जो टपरी लेकर बैठता है, वो 30 रुपया लेता है। पर इसी की जगह पर अगर मैं घाटकोपर वालों का बात करूं तो इधर वो लोग 60 रुपया लेता है। 50 तो पक्का, 50 तो पक्का। इसका मतलब कहना है इसे, एक कमोडिटी का इलास्टिसिटी दोनों जगह पर सेम। अच्छा वो छोड़, तेरे को एल को मालूम है? हाँ, 110 रुपए का पानी पूरी है।
120, हाँ जो भी है वो बिस्लेरी का पानी डाल के बनाता है। मतलब मेरा कहने का सिंपल मीनिंग ये है कि अ कमोडिटी एट टू डिफरेंट एरियाज माइट हैव टू डिफरेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इडलीज इन साउथ इंडिया हैज डैश डिमांड, इलास्टिक डिमांड के इन इलास्टिक? अच्छा, प्राइस पर डिपेंडेंट है. साउथ इंडिया के अंदर लोग इडली प्राइस देखकर खाएंगे, इन इलास्टिक है ना. पर वही अगर इडली का बात करूं मुंबई के अंदर, नॉट एवरीबडी माइट लव इडली एज मच एज साउथ इंडियंस डू. सो कैन आई से कि इट इज बेस्ड ऑन कस्टमर सेगमेंट. कौन सा सेगमेंट? कस्टमर बोल, कंज्यूमर बोल, दोनों भी चलेगा. इसका मतलब क्या हो गया, जब भी थर्ड डिग्री के बारे में बात करेगा तो मार्केट को हम करेंगे सब डिवाइड. मार्केट को हम करेंगे, मार्केट इज डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस के ऑन द बेसिस ऑफ कमोडिटी. सो कमोडिटी का जो मार्केट रहेगा उसको मैं प्लेस के हिसाब से सब डिवाइड करेगा. कौन सा मार्केट? कमोडिटी का मार्केट को मैं किस कैसा डिवाइड करेगा? प्लेस, ऑन द बेसिस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. सो मार्केट इज सब डिवाइडेड इनटू डिफरेंट मार्केट्स विथ डिफरेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. जब ऐसा होगा तो इट इज द थर्ड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. सो टोटल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के अंदर कितना डिग्रीज आया? 3. पहला डिग्री नो कंज्यूमर सरप्लस, दूसरा डिग्री और तीसरा डिग्री सब डिवाइड, मतलब इट इज बेस्ड ऑन कस्टमर सेगमेंट. इट इज बेस्ड ऑन, और अगर वो भी याद नहीं रहता है तो इट इज बेस्ड ऑन लोकेशन. क्योंकि अगर लोकेशन अलग रहेगा तो इलास्टिसिटी अलग रहेगा, कस्टमर अलग रहेगा तो इलास्टिसिटी अलग रहेगा. आज मैं एक कस्टमर है, जैनम एक कस्टमर है. आई लव टी, मेरे लिए टी का डिमांड इन इलास्टिक है. पर जैनम माइट नॉट लाइक टी, ही माइट लाइक कॉफी. टी तो कॉफी वाला भी तो कोई होगा, कोई है इधर कॉफी लवर के? हाँ, सौम्य है, वैभवी है, जैनिक है. सो कैन आई से मेरा लिए कॉफी का डिमांड इलास्टिक है कि इन मेरे लिए इलास्टिक, सौम्य के लिए इन इलास्टिक. मेरे लिए चाय का डिमांड इन इलास्टिक, तेरे लिए चाय का इलास्टिक. कस्टमर सेगमेंट के हिसाब से इलास्टिसिटी बदलता है, लोकेशन के हिसाब से इलास्टिसिटी बदलता है. सो थर्ड डिग्री इज बेस्ड ऑन लोकेशन और कस्टमर सेगमेंट विथ डिफरेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. क्या बोला? विथ डिफरेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. आर वी क्लियर? सो बेटा वो जो एक एमसीक्यू तुमने गलत किया था सॉल्व, डिफरेंट फर्म्स चार्जिंग डिफरेंट प्राइसेस. क्या प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब डिफरेंट फर्म डिफरेंट प्राइसेस होता है? तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या था? डिफरेंट प्राइसेस टू डिफरेंट कस्टमर्स. क्या बोला? डिफरेंट टू डिफरेंट फॉर द सेम कमोडिटी. सो आज वहां पर तो डिफरेंट फर्म्स चार्ज डिफरेंट प्राइसेस, बट उनका प्रोडक्ट सेम थोड़ी होता है. अभी जैसे कि लक्स का सोप और निरमा का सोप दोनों सेम थोड़ी है, हेट्रोजीनियस है ना, सिमिलर है, आइडेंटिकल नहीं है. या एम आई क्लियर विद दैट? सो बेसिकली प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के अंदर 3 डिग्रीज. क्लियर है ये? सो अभी नेक्स्ट लेक्चर के लिए अपना क्या बचा? ओलिगोपोली का कुछ तो टाइप्स और किंग्ड डिमांड कव करके कुछ तो एक कॉन्सेप्ट होता है कुछ तो जानना पड़ेगा. मेरे को पढ़ाने का बाकी है. तुमने शायद एमसीक्यू सॉल्व किया रहेगा ना, तो आया रहेगा. So, and we have to solve certain MCQs. So, what I am expecting from you in the next class. सबसे पहले तो इसका फोटो ले ले सौम्य, ये भी तुम लोगों को लिख कर लाना है. एक सेकंड ना, हाँ अभी ले. देख भाई, नेक्स्ट लेक्चर मेरे हिसाब से मैक्स 35 to 40 minutes we should be done with this. Then revision chapter 6 and chapter 7 unit 1 and 2 चलेगा? श्योर हो? So that's it for today. Thank you so much. Take a break.